दोस्तों, अगर माँ की दुआ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर रात एक 8 साल की लड़की अर्ध गिर्द खड़ी होती थी और कहती थी कि वो मुझे मालिश कर देगी। मेरे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा बेजान था। मैं उसे खामोशी से कबूल करता था। एक मिसाज मुझे गहरी नींद में ले जाएगा और मुझे ताज़ा दम कर देगा। एक रात मैंने नानान को अपनी जगह लेटाया और खामोशी से उसे देखा। अ, तो मैं चौंक गया। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरा नान परेशान था और मैंने उनसे कई बार इस परेशानी की वजह पूछी, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहेगा कि डार्लिंग, कारोबार में मसाइल आते रहते हैं। बस ज्यादा मत सोचो और अपना ख्याल रखना। इससे शादी करने से पहले इसने वायदा किया था, लेकिन वो हर रोज सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन वो हर रोज मुझसे छप छप कर सिगरेट पीने लगा था। मैं जल्दी से उठा, लेकिन तुम्हारी डरावनी चीज ही बैठ गई। मैंने अपनी कमर में एक अजीब सा झटका महसूस किया और ऐसा दर्दनाक था जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। मेरी कमर की आवाज पर इसने पिलसिया और मुझे जल्दी से छोड़ना पड़ा। नाशनी नासनी तुम्हें किया हुआ, इसने मुझे परेशानी से रोकते हुए कहा और मैं दर्द की शिद्दत से कुछ न कह सका। मेरा चेहरा सरख हो गया और मैं बिस्तर पर गिर गया। मैं वहीं खड़ा हो गया, अपना झुका हुआ पकड़कर। मैं जानता था कि मेरा दर्द मेरे दिल से जान निकाल रहा है। उसने फौरन ड्राइवर को बुलाया और मुझे अस्पताल ले गया। वो जितना चाहे परेशान हो सकता था, लेकिन फिर भी वो मुझे परेशान नहीं होने देता। मुझे आता देखकर वो मेरे पास गया। मुझे आता देखकर मैं हट्टा गया और हाथ मिलाते हुए बोला, दानजन, मेरी जान, तुम ठीक हो? उसकी आंख में एक आंसू था। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। मैंने दानिश से कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी आंखों में पानी आ रहा था। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दानिश ने मेरे आंसू पूछते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ मसला था, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा बेजान हो गया था। रीढ़ की हड्डी का एक जोड़ खुल गया था। अब मैं सिर्फ लेट सकता था। दरअसल मेरी कमर में काफी अरसे से दर्द था। मैं अपने दिल को बताना चाहता था कि मुझे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। मेरी कमर में कुछ मसला था, लेकिन मेरा मसाइल में इतना मसरूफ था कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता था। मुझे दुख और गुस्सा महसूस हुआ। मैंने दर्द अद्विया डल छी अल जब उसे मेरकश अद्वियात लेना शुरू कर दी। जब उसे मेरी फिक्र नहीं थी तो मैं उसे क्यों बताऊं? मैं उसका दर्द देख सकता था और वो क्यों परेशान था। लेकिन क्या उसने ये नहीं देखा कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? जब डॉक्टर ने मुझे खबर दी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने शहर से निकल गया। वो रोने लगा और कहने लगा, नाज़नीन, मुझे माफ कर दो। ओह, मैं अपने मसाइल में उस कदर उलझी हुई थी कि तुम्हारी तरफ तवज्जा करने के वादे के बावजूद मैंने तवज्जा न दी। मैंने तुम्हारी परवाह न की। सारी जिंदगी मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। वो रोता रहा और मैं भी खामोशी से रोने लगा। यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। मुझे चारों तरफ छतरी लगने लगी।
मुझे छतरी लगने लगी। मैं दूसरे लोगों की नासा की तरह आड़ता रहा। तुम सो भी नहीं सकते थे। मेरे शहर में कोई इलाज शुरू हो गया। शहर में कोई डॉक्टर नहीं था जो स्मरथ का इलाज करता। सबने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगा। खामोशी की ये जिंदगी मुझे परेशान करने लगी। मैं मरना चाहता था। मेरा शहर दानिश मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो हर वक्त मेरे साथ रहता था और कभी कभार किसी दूसरे शहर में रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर से मिलने चला जाता था ताकि मैं किसी तरह ठीक हो सकूं। वो बहुत कमजोर हो गया और उसे खाना शुरू कर दिया, लेकिन गोया उसने मुझे परसुकून कर दिया और घर ले आया। अब वो फकीरों और हुकीमों के पास जाने लगा। अब अगर वो मेरी तरफ तवज्जो करता तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। मेरी जिंदगी ठहरे हुए पानी की मानिंद हो गई थी, जिसमें कोई हरकत नहीं है। अगर पानी साकन रहे तो वो जेवर में बदल जाता है, जिससे बदबू आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बड़े ख्यालात मुझे हर वक्त परेशान करते रहे। मेरे अपने ख्यालात मुझे खा रहे थे। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और फिर अमन में हलचल मच गई जब एक दिन मेरी बस्ती का नाम हकीम नामी हीरो के नाम पर रखा गया। वो खुद इसके पास गया और कहा कि वो इसे तैयार ना दिया, और फिर वो चला गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खैर, रात हो गई और एक 17 साल की लड़की कमरे में आई और कहने लगी, मुल्क साहब, मैं आपको मालिश करने आई हूँ। मैंने इस इस लड़की को देखा जो मेरी तरफ देख रही थी। वो कमरे से बाहर भागी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे डर गई और मैंने उसे कहा कि वो चला जाए। वो आई और अपने हाथ से मेरी कमर और मेरे बाकी जिस्म की मालिश की। मैं नीचे के हिस्से में कुछ महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेजान हो चुका था। जबकि बेजान हो चुका था, मेरी कमर में सोराख था। उसके नाजुक हाथों में मेरी बहुत ताकत थी और फिर वो मेरा मालिश करके चली गई। इस रात में पहली बार सुकून से सोया और मैंने बहुत ताज़ा महसूस किया। अगली रात फिर दरवाज़ा खोला। भाभी, जिस लड़की ने मुझे मसाज दिया था, वो आ गई है। मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ। ये वही लड़की नहीं थी जिसने मुझे मसाज दिया था, बल्कि ये कोई और थी। इस पूछा, लड़की कल से कहाँ है? मैंने इससे पूछा कि लड़की कल से कैसा है, लेकिन इसने कुछ ना कहा और खामोशी से मेरे करीब आकर तील लिया और मालिश करने लगी। ये लड़की कल से लड़की से बेहतर मसाज दे रही थी। इसकी उम्र तकरीबन 19 में चला गया। मालिश और और फिर ये हर रोज होने लगा। हर रोज एक नई लड़की आती और पछली से बेहतर मसाज देती। लेकिन आज ही लेकिन मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने अपनी दादी से पूछा कि मसाज करने लड़कियां किसके साथ आती हैं। मेरी दादी ने मुझे बताया कि वो भैया के साथ आते हैं। फिर मैंने पूछा कि वो कब चले जाते हैं। उसने कहा कि वो रात भर भैया के कमरे में ऊपर रहते हैं और सुबह इसे गाड़ी में छोड़ देते हैं। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल रही है। क्या दानिश अब मुझसे तंग आ चुका था। मैं कब तक ये बर्दाश्त कर सकता था? वो सिर्फ मेरा था और अब हर रोज एक नई लड़की। ये केस मेरा था और अब कैसी सजा है।
मैं बल्क बल्क कर रो रहा था। इस दर्द से ज्यादा दानिश की बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया था। मेरे दिल ने कहा, दानिश ऐसा नहीं कर सकता, जबकि मेरा दिमाग कह रहा था कि मर्द बेवफा होते हैं। मैं शाम तक रोता रहा। फिर शाम को दानिश मेरे कमरे में आया और मेरे बीड पर बैठ गया। इसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया। मैं दानिश से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हीं हाथों से मैं रोज इस बातें करता था। उन्हीं हाथों से मैं रोज इससे बकड़े हुए होगा। मैंने एक मध्यम उम्मीद के साथ अपने शहर से कहा कि दानिश वो रोज नई लड़की से मसाज करने में देर क्यों करता है? लोग इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने इस साल कहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, बस ठीक हो जाओ के साथ। और वैसे भी पैर बाबा ने कहा है कि 7 दिन तक मुख्तलिफ लड़कियां मिल कर आपकी मालिश करेंगी, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मस्कराया और मुझे उसकी मस्कराहट में होश नजर आई, जैसे वो मुझ पर हंस रहा हो। अब उन 7 दिनों तक लड़कियां मिलकर मेरा मालिश करती रहीं। मुझे अपने जिस्म में जिंदगी महसूस होने लगी। मैंने उस बारे में किसी को नहीं बताया। मेरा भी तभी इलाज हो रहा था। मेरी नानी ने मुझे बताया कि वो लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुक कर रहा था। अब मुझे लगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। लड़कियों को धकेल कर घर से निकाल दो। मैं अपने शहर को किसी के साथ शायर नहीं कर सकता। मेरी टांगें अब हल रही थीं, लेकिन मैंने ये सब अपने शहर से छपा रखा था। मैं उसे ठीक होकर हैरान करना चाहता था, और फिर उसे बेवफा देखना चाहता था, और फिर देखना चाहता था। दिन मैं जब मेरा शहर दफ्तर जाता तो मैं उठने की कोशिश करता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर दिया था। मैं ये काम चुपके से करता था। मैं ये काम चुपके से करता था ताकि किसी को मेरी सेहत याबी की खबर ना हो। और फिर एक दिन मेरी नान रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई, हम 7 लड़कियों की वजह से वो मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि आप उनसे शाइस्तगी से बात करें। मैंने गुस्से में आकर अपने अंदाज में कहा कि आज आप मेरी जगह पर बेड पर लेट जाएं और उसे बंद कर दें। मैं देखूंगा कि दानिश राज क्या करता है। जब मैंने लड़कियों को अपने कमरे में देखा तो मैंने उसे हैरान कर दिया। दानिश इन लड़कियों के साथ कमरे में रात गुजारता था। मैंने अपनी नान को रुखसत किया और कहा कि तुम जाओ और मेरी जगह लेट जाओ। वो चली गई। उसके बाद मैं कमरे में छप कर बैठ गया। कुछ देर गुजरी, फिर साथ वाले कमरे से खुशबू आने लगी। दरअसल दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाजा था। मैं उस दरवाजे के पास खड़ा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खुला अलवेन कमरे में दाखिल हुई। दानिश एक लड़की को गले लगाकर खड़ा था। फिर मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला और तालियां बजाने लगा। तालियां बजाने की आवाज पर दानिश ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर वो सच में चला गया। लड़की ने अपने गर्द सफेद स्कार्फ लपटा हुआ था। वो मुझे देखती रही जैसे वो कोई भूत हो, और फिर मैंने वहां से जाना था। फिर
मैंने कमरे का दरवाजा देखा, लेकिन बाकी 5 लड़कियां बैठी थीं, जो मुझे सफेद कपड़े पहना रही थीं। उनके हाथों में तस्वीर। मलो, ये मेरे बहाने हैं, दानिश ने लड़कियों को पकड़ते हुए ये कहा। उस दौरान यूं लगा जैसे घर की छत मेरे सर पर गिर गई हो। मैं हैरत से उसे देख रहा था। फिर जो कुछ दानिश ने मुझे बताया, वो सुनकर मैं भी गुस्से में आ गया। दरअसल मेरे ससुर को बेटियां पसंद नहीं थीं। वो एक अमीर आदमी था, लेकिन उसने पहले घाघर में 6 बेटियों से नफरत की। सफ फिर हर साल और वो तमाम बेटियां मर्दा पैदा हुईं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब भी बेटी पैदा होती तो मेरे सिसर उसे उठाकर किसी फकीर को देते और मेरी सास को बताते कि मर्दा बेटी पैदा हुई है। और जब बेटा पैदा हुआ तो उसे अपने पास रख लिया जैसे उसकी कोई बेटी हो। और सिसर ने भी उसी रास्ते में सास को और सिसर ने भी उसी रास्ते में सास को मौत दे दी। फिर बहू को फफो दे दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम, उसने 8वीं बेटी को अपने पास रखा जब मेरी भाभी सबसे छोटी थी और बाकी अगरचा वो बेटे से बड़ी थी और एक छोटी थी। फिर अ- अचानक मेरे सिसर बीमार होकर इंतकाल कर गए। लेकिन मरने से पहले मेरी सास मेरे सिसर को तकलीफ देती थी। हर दिन ख्वाब में कत्ल करने की जिम्मेदारी ससर पर डालती थी। 7 बेटियां घर पहुंची और फिर मैं बीमार पड़ गया। मेरे शहर चढ़ ने अपनी बहनों को उस बहाने मनाया और एक एक करके घर ले आया। अ, एक करके घर ले आया। अब मैं इसी फकीर के दिए हुए तेल से ठीक हो गया था, जिसने मेरी भाभी की परवरिश की थी। क्योंकि जब तक मेरी मालिश नहीं होती थी, बाकी सब बैठकर वजीफा किया करते थे, जो फकीर ने बताया था। उसके बाद सिर्फ 7 लड़कियों ने ही इसे तेल खिलाया था। ये कहानी सुनकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं।